नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की मुख्य खबरों के बारे में। विद्युत मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र यानी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट REC तंत्र को नया स्वरूप प्रदान किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी PM पोषण योजना के लिए एक राष्ट्रीय योजना को मंजूरी दी। केंद्र सरकार द्वारा आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का विस्तार किया गया। मंत्रिमंडल ने निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की। उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट किया है कि अवमानना के लिए दंड देने की न्यायालय की शक्ति को किसी भी विधि से कम नहीं किया जा सकता। और अब खबरें विस्तार से। विद्युत मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र REC तंत्र को नया स्वरूप प्रदान किया है। इसका उद्देश्य रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट तंत्र को विद्युत परिदृश्य में उभरते बदलावों के अनुरूप बनाना और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना है। नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र तंत्र नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन प्रदान करने तथा नवीकरणीय क्रय दायित्वों के अनुपालन की सुविधा के लिए एक बाजार आधारित साधन है। RPO यानी रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन बाध्य संस्थाओं जैसे कि वितरण लाइसेंस धारियों, ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं और कैप्टिव विद्युत उपभोक्ताओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का कम से कम कुछ हिस्सा खरीदने के लिए अधिदेशित करता है। इसका लक्ष्य देश में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता और RPO की पूर्ति के लिए बाध्य संस्थाओं की आवश्यकता के बीच असंतुलन को समाप्त करना है। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट की दो श्रेणियां हैं। एक है सौर आधारित रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट और दूसरा है गैर सौर रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। एक REC का निर्माण तब होता है जब एक योग्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन से प्रति घंटा 1 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। REC का इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया पर व्यवसाय होता है। अब इस नए बदलाव के तहत REC तंत्र में जो प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं उसमें शामिल है कि REC की वैधता स्थायी होगी, यानी कि जब तक इसे बेचा नहीं जाता है। साथ ही निगरानी तंत्र ये भी सुनिश्चित करेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स की जमाखोरी न हो। बाध्य संस्थाओं को उनके रिन्यूएबल परचेजिंग ऑब्लिगेशन के अनुपालन के अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स जारी किए जा सकते हैं। अगली खबर पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी PM पोषण योजना के लिए एक राष्ट्रीय योजना को मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी PM पोषण एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य स्कूल जाने वाले बच्चों में कुपोषण को समाप्त करना है। ये योजना शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के साथ साथ सरकारी स्कूलों में नामांकन दर में भी वृद्धि करेगी। अध्ययनों से ये पता चला है कि भारत में कुपोषण की वजह से मानव उत्पादकता 8% तक कम हो गई है। साथ ही इस संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद की 4% तक की हानि हुई है। इससे पहले इस योजना का नाम विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए राष्ट्रीय योजना यानी मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील था। अब इसका नाम PM पोषण योजना कर दिया गया है। तो आइए अब जानते हैं इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। ये योजना 5 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत की गई है, जो कि 2021-22 से 2025-26 तक रहेगी। इसके तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक में पढ़ने वाले सभी बच्चों को पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना को सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के पूर्व प्राथमिक या बाल वाटिकाओं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी विस्तारित किया जाएगा। ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुसार किया जाएगा। इसके अनुसार बच्चों को प्रकृति और बागवानी के साथ प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए स्कूलों में पोषण उद्यानों के विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत आकांक्षी जिलों और उच्च रक्ताल्पता के मामलों वाले जिलों में बच्चों को पूरक पोषाहार खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इस योजना का सामाजिक लेखा परीक्षण सभी जिलों में अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन में किसान उत्पादक संगठनों तथा महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
अगली खबर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने से संबंधित है। केंद्र सरकार द्वारा आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का विस्तार किया गया है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित कई व्यवसायों का समर्थन करने के उद्देश्य से आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की समय सीमा 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो ECLGS के तहत 4.5 लाख करोड़ रुपए की गारंटी जारी करने तक इसे विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। ECLGS को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत ऋण एवं मुद्रा योजना के उधारकर्ताओं को पूरी तरह से गारंटीकृत और कोलेट्रल मुक्त अतिरिक्त ऋण प्रदान करना है। आरंभ में घोषित कुल उच्चतम सीमा 3 लाख करोड़ रुपए थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया था। ECLGS सदस्य ऋणदाता संस्थानों यानी कि बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा 100% गारंटी कवरेज प्रदान करती है। ऋणदाता संस्थानों को ये गारंटी कवरेज पात्र MSMEs को गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन पर उपलब्ध करवाया जाता है। ECLGS के अंतर्गत कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ECLGS 1.0 में MSME इकाइयों, व्यावसायिक उद्यमों, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड यानी मुद्रा, उधारकर्ता तथा व्यावसायिक उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत ऋण शामिल किए गए थे। ECLGS 2.0 में कामत समिति द्वारा चिन्हित किए गए 26 दबावग्रस्त क्षेत्र और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र शामिल किए गए। ECLGS 3.0 में आतिथ्य, यात्रा एवं पर्यटन, अवकाश और खेल तथा नागर और विमानन क्षेत्र को शामिल किया गया था। वहीं ECLGS 4.0 के तहत तरल ऑक्सीजन सिलेंडर आदि के निर्माण से जुड़े मौजूदा अस्पताल या नर्सिंग होम या क्लिनिक या मेडिकल कॉलेज या इकाइयां शामिल की गई हैं। अगली खबर पेपर 3 के निर्यात क्षेत्र से संबंधित है। मंत्रिमंडल ने निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इन उपायों में शामिल है राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता यानी नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट जारी रहेगा। NEIA योजना को जारी रखने और 5 वर्षों यानी 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 1650 करोड़ रुपए के निवेश को स्वीकृति प्रदान की गई है। नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट ट्रस्ट में पूंजी लगाने से भारतीय परियोजना निर्यातकों को निर्धारित बाजार में परियोजना निर्यात की क्षमता का दोहन करने में सहायता प्राप्त होगी। साथ ही भारत में विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि NEIA ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 2006 में भारत से रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ये क्रेडिट और राजनीतिक बीमा को सक्षम करके मध्यम एवं दीर्घकालिक परियोजना निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करता है। अगला उपाय है निर्यात ऋण गारंटी निगम यानी ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। सरकार वर्ष 2021-22 से आरंभ होने वाली 5 वर्षों की अवधि में ECGC में 4400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आपको बता दें कि ये निवेश निर्यातकों के साथ साथ बैंकों को सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। इससे निर्यातोन्मुखी उद्योग, विशेष रूप से श्रम गहन क्षेत्रों में ECGC के कवरेज का विस्तार होगा। साथ ही औपचारिक क्षेत्र में 2.6 लाख रोजगारों सहित 59 लाख नए रोजगार सृजित करने में सहायता भी मिलेगी। ECGC की स्थापना वर्ष 1957 में निर्यात के लिए क्रेडिट जोखिम बीमा और संबंधित सेवाएं प्रदान करके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। मंत्रिमंडल ने स्टॉक एक्सचेंज पर आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से ECGC की लिस्टिंग को भी स्वीकृति प्रदान की है। विदेश व्यापार नीति को 6 महीने तक के लिए विस्तार प्रदान किया गया। इससे पहले विदेश व्यापार नीति वर्ष 2015 से 20 तक की अवधि को कोविड-19 की वजह से 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था। विदेश व्यापार नीति आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने और विभिन्न योजनाओं के तहत रोजगार और प्रोत्साहन सृजित करने के लिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश जारी करती है। और इसके तहत चौथा उपाय है इंडिया एक्सपोर्ट्स 2021 पोर्टल और इंडिया एक्सपोर्ट पहल का शुभारंभ। इस पोर्टल को निर्यातों में आई प्रवृत्तियों, निर्यात प्रक्रियाओं आदि के साथ भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा निर्यात के लिए एक सूचना एवं ज्ञान मंच के रूप में स्थापित किया गया है। इंडिया एक्सपोर्ट पहल का उद्देश्य निर्यात के संबंध में अधिक जानकारी के इच्छुक 1 लाख से ज्यादा MSMEs को लक्षित करना है। इसके अंतर्गत 30,000 से अधिक MSMEs को निर्यात आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित करके सक्रिय निर्यातकों की संख्या को दोगुना करना है।
अगली खबर न्यायपालिका से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट किया है कि अवमानना के लिए दंड देने की न्यायालय की शक्ति को किसी भी विधि से कम नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 और अनुच्छेद 129 के बीच विद्यमान अंतर को स्पष्ट किया है। न्यायालय के अनुसार अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है, जिसे विधायी अधिनियम द्वारा भी क्षीण या शून्य नहीं किया जा सकता है। हालांकि अनुच्छेद 142(2) के तहत स्वयं न्यायालय की किसी भी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति विधायी अधिनियम द्वारा निर्मित किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन है। लेकिन जहां तक अनुच्छेद 129 का संबंध है, उसके संदर्भ में ऐसा कोई विधिक प्रतिबंध नहीं है। न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति न्यायिक संस्थाओं की प्रेरित हमलों और अनधिकृत आलोचनाओं से रक्षा करती है। ये न्यायालयों के प्राधिकार को सीमित या कम करने वालों को दंडित करने के लिए एक विधिक तंत्र भी प्रदान करती है। न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 इसे सांविधिक समर्थन प्रदान करने के साथ साथ प्रक्रिया और दंड भी निर्धारित करता है। यह अधिनियम अवमानना को दो भागों में विभाजित करता है। एक है सिविल अवमान, जिसका मतलब है किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य आदेशिका की जानबूझकर अवज्ञा करना, और दूसरा है आपराधिक अवमानना। इसमें किसी भी ऐसी बात का, चाहे बोले गए या लिखे गए या शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों या अन्यथा किसी भी तरह से प्रकाशन या किसी भी अन्य ऐसे कार्य का करना शामिल है जो न्यायालय को कलंकित करता है या जो उसके प्राधिकार को कम करता है या न्यायिक कार्रवाई या न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है। न्यायालय की अवमानना के लिए दंड में 6 महीने तक का साधारण कारावास या 2000 रुपए तक का अर्थदंड शामिल है। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। उच्चतम न्यायालय ने प्रतिबंधित पटाखों के उपयोग को प्रश्नगत किया है। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2018 के अपने निर्णय के उल्लंघन के लिए पटाखा निर्माताओं को फटकार लगाई है। इस निर्णय में पटाखों में बेरियम जैसे विषाक्त तत्वों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2018 में पटाखों पर दिए गए अपने निर्णय में लड़ी वाले पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध का कारण ये था कि ये पटाखे वायु प्रदूषण, शोर और ठोस अपशिष्ट संबंधी समस्याएं उत्पन्न करते थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों में प्रयोग किए जाने वाले कुछ रसायनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, जैसे बेरियम जो कि हरा रंग प्रदान करता है, लिथियम जो कि पटाखों को लाल रंग प्रदान करता है, आर्सेनिक और एंटीमनी का चमक के लिए। इसके अलावा सीसा या पारा या स्ट्रोंटियम क्रोमेट का पटाखों में उपयोग किया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केवल ग्रीन यानी सुरक्षित जल और वायु स्प्रिंकलर पटाखे जो कि कम ध्वनि एवं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं या उन्नत पटाखे जो कि भरण सामग्री के रूप में राख का उपयोग नहीं करते हैं, इनके निर्माण और बिक्री की ही अनुमति प्रदान की थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना फरवरी 2020 से संचालित एक विशेष अभियान के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को वर्ष 1998 में आरंभ किया गया था। इसके अंतर्गत किसानों को उनकी फसलों और अन्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने के क्रम में पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2012 में योजना को और सरल बनाया गया था और अब ये इलेक्ट्रॉनिक केसीसी जारी करने की सुविधा भी प्रदान करती है। इसके लिए छोटे किसान, सीमांत किसान, बटाईदार, मौखिक पट्टेदार, काश्तकार किसान एवं स्वयं सहायता समूह या संयुक्त देयता समूह पात्र हैं। पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों से जुड़े किसानों को भी केसीसी की सुविधा प्रदान की जा रही है। आयुध निर्माणी बोर्ड। रक्षा मंत्रालय ने ओएफबी यानी आयुध निर्माणी बोर्ड के विघटन का आदेश जारी किया है। ये कदम ओएफबी को निगमित करने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षा में रही सुधार योजना को कार्यान्वित करने के लिए उठाया जा रहा है। ओएफबी के तहत 41 आयुध कारखानों की संपत्ति, कर्मचारियों और परिचालन को सार्वजनिक क्षेत्र की 7 रक्षा इकाइयों को हस्तांतरित किया जाएगा। निगमीकरण का उद्देश्य दक्षता में सुधार करना, उत्पादों को लागत प्रतिस्पर्धी बनाना और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना है। आयुध निर्माणी बोर्ड भूमि, समुद्र और वायु प्रणालियों के क्षेत्र में व्यापक उत्पाद श्रृंखला के उत्पादन, परीक्षण, लॉजिस्टिक्स, अनुसंधान, विकास एवं विपणन में जुड़ा रहा है। ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल, इसे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIO द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य निर्यातकों को अपनी आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने के प्रावधानों के साथ कंटेनर की मांग को व्यवस्थित तरीके से पूर्ण करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। FIO निर्यात संवर्धन संगठनों का एक शीर्ष निकाय है। इसे संयुक्त रूप से वाणिज्य मंत्रालय और निजी व्यापार तथा उद्योग द्वारा स्थापित किया गया है। ये पोर्टल निर्यातकों और लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं को व्यापार पर चर्चा करने एवं
एवं व्यापार को अंतिम रूप देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ये अखिल भारतीय आधार पर लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं द्वारा पूर्ण की जाने वाली निर्यातकों की लॉजिस्टिक आवश्यकताओं जैसे कि समुद्री माल ढुलाई, हवाई माल ढुलाई आदि को भी प्रदर्शित करता है। नासा का लूसी मिशन, ये बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने वाला प्रथम अंतरिक्ष मिशन होगा। इसका उद्देश्य 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल के निर्माण से संबंधित नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना है। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति से संबद्ध ट्रोजन क्षुद्र ग्रह बाह्य ग्रहों का निर्माण करने वाली मौलिक सामग्री या घटकों के अवशेष हैं। ट्रोजन 2 अनिश्चित समूहों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिसमें एक समूह बृहस्पति से आगे और दूसरा उसके पीछे होता है। लंबी दूरी की टोही एवं निरीक्षण प्रणाली लोरोस। प्राप्त जानकारी के मुताबिक लगातार सुरक्षा उल्लंघनों को रोकने के लिए भारत मुख्य रूप से चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर लोरोस को और बेहतर ढंग से तैनात करेगा। लोरोस यानी लॉन्ग रेंज रिकॉन्सेंस एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम। लोरोस एक सेंसर आधारित प्रणाली है। ये लंबी दूरी तक दिन और रात के समय में निगरानी करने में मदद करती है। ये घुसपैठ को रोकने में काफी प्रभावी सिद्ध हुई है। इससे पहले रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतीय सेना को एक ऑल वेदर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम सीमा निगरानी प्रणाली बॉस प्रदान की थी। आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। मिस्र ऐतिहासिक काहिरा शहर का पुनरुद्धार करने के लिए एक नई परियोजना के निर्माण की दिशा में कार्यरत है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र एक अंतर महाद्वीपीय देश है। इसकी मुख्य भूमि अफ्रीका में स्थित है, जबकि इसका सिनाई प्रायद्वीप एशिया में अवस्थित है। मुख्य तौर पर ये एक रेगिस्तानी राष्ट्र है। मिस्र में प्रवाहित होने वाली नील नदी यहाँ के लोगों के जीवन का एक प्रमुख आधार है। मिस्र में नील नदी पर आसवान बांध बनाया गया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा तटबंध बांध है। आपको बता दें कि इस बांध के माध्यम से एक कृत्रिम जलाशय भी बनाया गया है, जिसे नासिर झील कहते हैं। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये नहर विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण जलमार्ग के रूप में विख्यात है। ये यूरोप महाद्वीप और हिंद तथा पश्चिमी प्रशांत महासागर के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग उपलब्ध कराती है। अगला है ट्यूनीशिया। हाल ही में नाजला बोडेन रोमधने को ट्यूनीशिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि ये खबर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अरब जगत में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने महत्वपूर्ण पद पर किसी महिला की नियुक्ति हुई है। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है। ये एक उत्तर अफ्रीकी देश है। इसके उत्तर और पूर्व की ओर भूमध्य सागर तथा सबसे दक्षिण की ओर सहारा रेगिस्तान स्थित है। मेडजेरिडा नदी यहाँ स्थित सबसे बड़ा जलीय निकाय है, जबकि ट्यूनीशिया का दक्षिणी क्षेत्र एक रेतीला रेगिस्तान है। माउंट चंबी ट्यूनीशिया का सर्वोच्च शिखर है और गेब्स की खाड़ी में स्थित जेरबा द्वीप उत्तरी अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।